नमस्कार। स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। उससे पहले हम लोगों ने बाकी के उसके कार्य को देख लिया था, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, बहुत प्रेम से समझिएगा, ध्यान लगा के। केंद्रीय स्तर पे स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होता है, एक ये और एक ये, तीन हो गया। ये तीनों जो हैं वो केंद्रीय विधान मंडल हैं। क्या है? विधान मंडल। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, यानी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा अभी। एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। कोई भी बिल या कानून बनता है तो इसमें इसमें और अंत में इसकी सहमति लेनी आवश्यक होती है। तो इस वजह से इसको भी केंद्रीय विधानमंडल का अंग माना जाता है। तो इसकी विधायी संबंधी यानी कि जो कानून बनाने या उससे संबंधित जो भी कार्य है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ा जाएगा, ठीक। तो देखिए, क्या होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पारित होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है उस पर, या तो अपनी सहमति दे देता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, और नहीं तो उसको अपने पास रखता है, ठीक, सुरक्षित रख लेता है। तो उसी के संबंध में ये सब आर्टिकल 111 में दिया गया है, ये प्रक्रिया के बारे में। तो उसी से निकाल के उसकी वीटो शक्ति निकाली गई है कि राष्ट्रपति की क्या क्या एक तरह से वीटो पावर में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है वो क्या होती है। वीटो पावर, वीटो का क्या अर्थ होता है? वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, यानी कोई कार्य होने वाला है उससे वह इतर हो जाए, बोले कि मैं यह कार्य पे अपनी सहमति नहीं देता हूं, इसी को वीटो कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को भी वीटो प्राप्त है एक तरह से, हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन तभी भी एक जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से एक अलग से वीटो निकाला गया है इसके लिए, ठीक है। तो पहला जो वीटो होता है उसका अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है कि कोई भी गैर सरकारी विधेयक है, यानी यदि किसी विधेयक को कोई मंत्री नहीं पेश करता है उसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है, और उस जो बिल है उसको यदि मंत्री पेश करता है तो उसको सरकारी विधेयक बोला जाता है। तो कोई भी गैर सरकारी बिल हो गया, या जो बिल मंत्रिमंडल ने भेजा है, विधायिका ने जो भेजा है उस पे उस समय मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो। यदि लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल है वो पास होके जाता है वहां पे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए, तो यदि उसी दौरान मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे दे तो यहाँ पे ये वीटो का उपयोग करता है राष्ट्रपति, ठीक। मंत्रिमंडल यदि त्यागपत्र दे देता है, कौन सा मंत्रिमंडल? तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो अत्यंतिक वीटो में क्या करता है राष्ट्रपति कि जो भी बिल आता है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। सुरक्षित मतलब कि अपने पास उसको रखा रहता है, और जब तक वो अगली सरकार बनती है तो उसके सलाह से वो कार्य करता है, ठीक।
जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं कि एक जो पेप्सू स्टेट था, पेप्सू एक विनियोग विधेयक था, ठीक। यह राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल पे अपना वीटो लगाया था। फिर एक और है संसद संशोधन, और जो संसदों के सदस्य के संशोधन विधेयक से संबंधित बिल था, उस पे भी जो वेंकट साहब थे राष्ट्रपति, उन्होंने वीटो का उपयोग किया था। तो इस प्रकार से ये 2 वीटो का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक। जो दूसरा वीटो है यह 1954 में था, और फिर एक 1991 में लगा था, जो संसद सदस्यों के वेतन था, के वेतन भत्ते से संबंधित अधिनियम था, ठीक। तो यहां पे हो गया अत्यंतिक वीटो। दूसरा आता है कि निलंबनकारी वीटो। जैसे ये समझने का फेर है, बाकी प्रक्रिया में यही है कि राष्ट्रपति के पास कोई जाएगा तो या तो उसको सम्मति प्रदान करेगा या पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। देखिए क्या होता है कि कोई भी अधिनियम बनता है उससे पहले वो किसी सदन में पेश किया जाता है। तो जब सदन में पेश किया जाएगा तो उस समय उस अधिनियम का नाम विधेयक रहेगा। अधिनियम के पहले वो उस नाम से पहले विधेयक लगेगा अधिनियम की जगह पे। तो जब पेश किया जाता है उसे विधेयक बोला जाता है, जिस प्रारूप में पेश किया जाता है उस प्रारूप को, ठीक। तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के पास जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। किस लिए? पुनर्विचार के लिए। और यदि उस पे संसद पुनर्विचार करती है, यानी कि उसको संशोधित करती है या नहीं भी करती है, उसी प्रारूप में फिर से भेज देती है, तो दोबारा वो सहमति देने के लिए राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य होता है, ठीक। तो यह जो है निलंबनकारी वीटो केवल साधारण विधेयक के संबंध में लाया जाता है, ठीक। यह संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को कोई भी वीटो शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक। यहां समझिएगा। फिर क्या होता है, अगला होता है एक पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि जैसे अत्यंतिक वीटो है ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी बिल रहता है, साधारण बिल ही, साधारण विधेयक की बात यहाँ पे की जाएगी, कोई यहाँ पे संविधान संशोधन से यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक। तो कोई भी साधारण विधेयक है उस यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उसको अपने पास ही रख लेता है कुछ समय अवधि के लिए, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को सहमति प्रदान करने की संबंधी प्रावधानित करता है, ठीक है। तो वहां पे राष्ट्रपति की सहमति प्रदान करने की कोई समय सीमा अवधि तय नहीं की गई है। इसमें यह तय नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को इतने दिन के अंदर अपनी सहमति दे देनी होगी। तो इसकी का उपयोग करता है वो राष्ट्रपति, और उस बिल को अपने पास ही काफी समय तक रख लेता है, जिससे कि क्या होता है कि यदि सरकार में परिवर्तन होता है तो वहां पे वो बिल निरस्त हो जाता है या वो बिल पास ही नहीं हो पाता। जैसे एक बिल था डाक संशोधन विधेयक। नाइनटीन 1984 में, ठीक।
इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर काफी निर्बंधन लगाया गया था, अंकुश लगाया गया था, इसकी काफी आलोचना हो रही थी। उसी समय हम हमारे राष्ट्रपति थे जो ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने ये वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का सहमति से संबंधित प्रावधान है, इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अब कुछ अन्य संबंधी उसका कार्य देख लेते हैं। हर साल संसद का सत्र बैठता है, तो जो संसद का सत्र बैठेगा तो सत्र को आहूत मतलब कि सत्र को बुलाने की जो अवधि है कि इस डेट से सत्र चल जाएगा। जो मानसून सत्र है, ये संसद में हम लोग जब पढ़ा जाएगा संसद को, तो उसी में सत्र को भी पढ़ा जाएगा बकायदे। बस इतना समझिए कि जो सत्र होता है, जैसे मानसून सत्र, बजट सत्र, इस प्रकार से जो सत्र होती हैं, उसी सत्र की बात कर रहा है। तो सत्र को आहूत जो है राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति ही बुलाता है। फिर आहूत करना या सत्रावसान, सत्रावसान मतलब कि अब उसको इस सत्र को, जो सत्र को आहूत किया है उसने, उसको समाप्त करना। ठीक, फिर जो लोकसभा होता है उसका विघटन भी राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये सब कार्य उसकी अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं होगी। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि राष्ट्रपति का कोई भी कार्य है वो 99% जो कार्य है उसका, वो प्रधानमंत्री के या मंत्रिमंडल के सलाह पे ही होता है। ठीक, तो ये सब सारी प्रक्रिया जो है वो सब इसी के आधार पे किया जाएगा। किसके आधार पे? तो उसके सलाह के आधार पे। ठीक, तो लेकिन एक चीज और है, जो सत्र की अंतिम तारीख है, कोई भी सत्र चलता है वो किसी 10 दिनों तक मान लीजिए चल रहा है, तो जो 10वां दिन है, जो आखिरी दिन है सत्र का, और जो अगला सत्र शुरू होगा, उसके बीच की अवधि 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने महीना से? 6 महीने से। ठीक, उसके अंदर ही राष्ट्रपति को बुलाना अनिवार्य है। ठीक, एक कार्य इसका और ये हो गया। दूसरा कार्य है कि प्रत्येक वर्ष वो संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। दोनों सदनों को संबोधित करेगा। और यह संबोधन जो है किस पे आधारित होगा? तो वो सरकार की जो नीतियां रही है पिछले वर्ष, उसके बारे में बताया जाएगा। और यह संबोधन उसका संबोधन नहीं होता है, यह भी संबोधन मंत्रिमंडल द्वारा लिखित होता है। इसको अभिभाषण भी बोला जाता है। ये जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल द्वारा दिया जाता है। मतलब बोल राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया। फिर अगला कार्य है उसका कि यदि कोई साधारण बिल होता है, साधारण बिल मतलब कि कोई भी कानून बनाना है, तो उस संबंधित जो बिल है, एक दिन हम बताएंगे क्या साधारण बिल होता है, क्या मतलब जो साधारण बहुमत से पास होता है उसे साधारण बिल बोला जाता है। तो एक दिन इस पे बाकायदे बहुमत पे क्लास चलेगी। बहुमत संविधान में कितने प्रकार के दिए गए हैं, किस किस प्रकार से विधेयकों को पास किया जा सकता है। तो जो साधारण विधेयक होता है, यानी कि उपस्थित मत देने वालों का 1/2 से जो विधेयक पास हो सकता है, उसे साधारण विधेयक बोला जाता है। तो साधारण विधेयक से संबंधित दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। एक सदन में पास हो गया, दूसरे में पास ही नहीं हो पा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। या अमूमन आप लोग देखते होंगे लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पे राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है।
विधेयक की दशा में संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठेंगे, उसी में मतदान करेंगे और उस समय बिल एक ही सदन से पास करना रहेगा, वो एक ही सदन बन जाएगा, दोनों की संख्या जोड़ दी जाएगी, उसके आधार पे उसका निकाला जाता है। इसमें लोकसभा के सदस्यों को फायदा मिल जाता है। ठीक, तो साधारण विधेयक की दशा में संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकता है, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन यह भी कार्य प्रधानमंत्री की ही सलाह से है। ठीक, फिर जो इसका अगला कार्य है वह यह है कि वह किसी भी संसद के सदन को संदेश भेज सकता है। ठीक, या उससे कार्रवाई की मांग कर सकता है कि क्या चल रहा है। ठीक, फिर ऑडिट जनरल, ऑडिट जनरल का क्या बताया था मैं कि कोई भी सरकार के द्वारा जो लेखा जोखा या कार्य किया गया है उसका वह जांच करता है और वह जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो ऑडिट जनरल की रिपोर्ट, फिर वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमीशन बनता है उसी को वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। उसका फिर जो पिछड़ी जाति है या अनुसूचित जाति, जनजाति के जो विशेष अधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को संसद के समक्ष लाता है। ये सब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे और राष्ट्रपति क्या करेगा, वो रिपोर्ट को सदन में लाएगा। ठीक, तो इन सब के रिपोर्ट को सदन में लाने का की शक्ति है या कार्य है। ठीक, फिर राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण, वह है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश आर्टिकल 123। देखिए यहां पे क्या है कि संसद का यदि सत्र में नहीं है तो और ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई है कि उस पे उस समय वर्तमान परिस्थिति में कानून बनाना अनिवार्य हो गया है या आवश्यक हो गया है। ठीक, तो उस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश लाता है। अध्यादेश यानी कि सेम टू सेम यदि संसद खुली रहती तो यदि कोई कानून बनता तो उसी प्रकार से वही कानून को राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अध्यादेश लाता है। ठीक, यह भी मंत्रिमंडल के सलाह पे ही कार्य है, यह व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन वो अध्यादेश लाता है तो वो उसी विधि के अनुरूप प्रभावी होगी जिस प्रकार से यदि संसद द्वारा पारित की जाती है। ठीक, किस प्रकार से, संसद द्वारा यदि पारित की जाती है। लेकिन अध्यादेश जो है वो सदन के सत्र में आने से, जिस दिन से अध्यादेश लाया गया है, मान लीजिए जुलाई में अध्यादेश लाया गया, तो सदन जब खुलेगा उस दिन से 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक वो वैलिड रहेगा। यदि उसको पास कर दिया जाता है तो वो प्रभावी हो जाएगा एक कानून के रूप में। यदि वो पास नहीं हो पाता है तो वो एक कानून बन जाता है। लेकिन एक जो अध्यादेश है वो मैक्सिमम कितने दिन तक वैलिड रह सकता है, वो 6 महीना 42 दिन तक। कैसे 6 महीना 42 दिन तक? अधिकतम अवधि कितनी इसकी हो सकती है? 6 महीना 42 दिन। किस प्रकार से? क्योंकि
एक सत्र से दूसरे सत्र की अवधि के बीच का अंतर 6 महीना होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए यदि राष्ट्रपति ने एक सत्र समाप्त हुआ और दूसरा सत्र बुलाने में 6 महीना का समय ले लिया। ठीक, 6 महीने बाद दूसरा सत्र बैठा, तो अध्यादेश कब तक वैलिड है? जब तक कि सदन का बैठक के पहले दिन से लेकर 42 सप्ताह तक। ठीक, तो 6 महीना की अवधि तो ऐसे ही समाप्त हो गई। सदन की बैठक हुई, वहां पे उसको नकारा नहीं गया, मतलब कि ऐसा बहुमत नहीं पास किया गया या ऐसा उसको रोकने वाला उसको बिल के रूप में पास नहीं किया गया। ठीक, तो यह 42 दिन बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीना 42 दिन, इस प्रकार से वो मैक्सिमम अवधि तक रहेगा। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति यदि चाहता है तो उसको अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। वापस लेने से तात्पर्य है कि कहेगा कि ये अध्यादेश आज से समाप्त हो गया। ठीक, जो आर्टिकल 13 में हम लोग विधि की परिभाषा पढ़ रहे थे, वो विधि में अध्यादेश भी शामिल होता है। ठीक, तो यहां हम लोगों ने अध्यादेश को देखा। अध्यादेश यही मात्र होता है, एक तरह से वो कानून होता है, अल्प समय का या आपातकालीन स्थिति का एक तरह से कानून बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार का पावर न दिया जाए यदि, तो ऐसी स्थिति विद्यमान हो जाएगी कि देश की जो एकता और अखंडता खतरे में आ गई और उस पे सदन में कोई बिल आएगा तो उस पर तो भाई सामूहिक चर्चा चलेगी, काफी समय अवधि लगता है। लेकिन इस प्रकार का यदि पावर रहने से कोई भी कानून है जो उस स्थिति से निपटने में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। फिर कुछ चीजों में राष्ट्रपति का जो है वो लोकसभा राज्यसभा में पेश होने से पहले ही सहमति उसकी आवश्यक होती है। जैसे कि कोई धन विधेयक है, ठीक, या वित्त विधेयक, दूसरा है कि नए राज्यों का यदि गठन करना है, गठन या सीमा परिवर्तन में, इसमें राष्ट्रपति की सहमति पहले चाहिए होती है। फिर एक ठो और है कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य का कोई भी विधानमंडल ऐसा कानून पास कर रही है कि वो व्यापार और वित्त से संबंधित कोई निर्बंधन लगा रही है, तो वो पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से सहमति प्राप्त होने के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाएगा, जो आर्टिकल 304 है, उसी के तहत वो प्रावधान लागू होता है। फिर एक पावर और है कि राष्ट्रपति जो है वो कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा में करता है। ठीक, यही कारण है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य पहले लोकसभा में भी होता था, लेकिन उसको अब संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसके वो करता था? एंग्लो इंडियन का। तो उस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भाग लेने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 12 सदस्य हैं ये मान लीजिए हम राष्ट्रपति हैं, हम ही 12 सदस्यों को चुने, फिर अगली बार चुनाव लड़े हम, तो जाहिर सी बात है कि मैं जिसको चुन के वहां पे भेजा हूं तो एक बार इच्छा होगी कि मैं इन्हीं को दूं, या इस तरह से पक्षपात वाली भावना वहां पे आएगी। ठीक, तो यही कारण है कि इसको हटाया गया है। लेकिन महाभियोग में मनोनीत और सभी सदस्य निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को यहाँ पे एक बचाव दिया गया है, यानी सुरक्षा दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी
राष्ट्रपति को इतनी आसानी से हटाया न जा सके। ठीक, फिर राज्य विधानमंडल में भी इसके पास कुछ पावर होती है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट को पेश भी करता है। बजट को भी पेश करता है। ठीक, फिर क्या होता है कि कोई विधानमंडल का ऐसा कानून है कि जो पास किया जाता है, उस पे राज्यपाल के पास 3 शक्तियां होती हैं। या तो उस पर सहमति प्रदान कर देता है, या पुनर्विचार के लिए भेजता है, या राज्यपाल के लिए कुछ ऐसा होता है विधेयक की उसको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है, उसकी सहमति भी उसमें आवश्यक होती है। तो उस प्रकार की विधेयक में यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देती है, तो दोबारा भी यदि विधानमंडल पास करके भेजेगा तो राष्ट्रपति वहां पे सिग्नेचर करने के लिए यानी सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। क्या समझे कि यदि पुनर्विचार के लिए यदि राष्ट्रपति कोई राज्य विधानमंडल का कानून है उसको वापस भेजती है, तो यदि विधानमंडल उसको फिर से पास करके भेजती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसलिए बाध्य नहीं है कि उस पर सहमति प्रदान करे। ठीक, लेकिन यदि संसद दोबारा भेजती तो उसको पास करना पड़ता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, तो लगभग इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में नहीं है। ठीक, और इसके एक शक्ति है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां यानी देश में कोई आपातकाल लगेगा तो उसकी क्या संबंधी शक्तियां हैं इसकी। कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि इमरजेंसी लगाना हो तो सब इमरजेंसी का पावर राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। ठीक, तो इसके लिए अलग से एक चैप्टर ही है ये। यह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। तो 352 में बस इतना जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ऐसी स्थिति की आशंका उत्पन्न होती है तो वहां पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है। ठीक, फिर 356 एक ठो है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य का विधानमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या फिर राज्यपाल ऐसा लिखित रिपोर्ट दे दे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वहां की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। फिर 360 है तो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है कि यदि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है तो वो वित्तीय आपात लगाता है। इसमें क्या होता है कि जो सरकारी हैं कर्मचारी उनका वेतन में कटौती वगैरह किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार का वित्तीय आपात बोला जाता है इसे। ठीक, इतना ही पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। देखिए, जब गहराई में आप लोग डूबेंगे इसके राष्ट्रपति के बारे में और गहन अध्ययन में जाया जाएगा तो धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी कि राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है कि एकदम एक मूर्ति टाइप का ही है, उसके पास भी कुछ पावर दिया गया है, लेकिन एक सीमित पावर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जो असली चुना हुआ प्रतिनिधि है वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल ही होता है। तो इस प्रकार से जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है इस प्रकार से दिया गया है। राष्ट्रपति के जो मुकाबले ब्रिटेन का राजा होता है, दोनों को जैसे पैरेलल रखा गया है। जो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में थी वो भारत में भी है। वहां पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और वहां से राजा के यहाँ जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के पास राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है, लेकिन वहां पे कोटेशन बोला गया राजा के लिए कि इंग्लैंड का राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपना कार्य नाम मात्र का भी नहीं करता।
राष्ट्रपति का जो है तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्ति इंग्लैंड के राजा से शक्ति से अधिक है। एक चीज और आप लोग देखिएगा कि जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसको आप लोग किसी किताब से लूसेंट वगैरह से या किसी भी किताब में वो दिया रहता है, उसको एक सीक्वेंस में समझ लीजिएगा कि पहले राजेंद्र प्रसाद बने, फिर कैसे कैसे कौन कौन बना, नीलम संजीव रेड्डी, उसके आगे उसकी जो विशेष बातें होती हैं कि सबसे अधिक समय तक इन्होंने रहा या जो निर्विरोध बने, ये सब देख लीजिएगा। इसको मैं पढ़ाना उचित नहीं समझा है। मेरा कार्य आप लोग का एक बेस या समझ प्रदान करा देना। बाकी ये सब चीजें अब इतना जानने के बाद आप लोग जाएंगे किताब में तो इतनी चीजें आसानी से समझ में आएगी कि आप लोग खुद ही कहेंगे कि नहीं वो है। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही। ठीक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।